गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 3 वेतान पुस्तक का, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव और उसके लेखक हैं ओम थानवी। तो उसके मैंने वैसे पाठ के अनुसार पाठ के पीछे दिए गए प्रश्न उत्तर वो आपको पहले वीडियो में भेज दिए हैं। तो आज मैं आपको उसके कुछ अन्य प्रश्न उत्तर हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं, यानी अन्य महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में आपको समझा रही हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनना आप, और ये प्रश्न जो हैं आप अपनी कॉपी में लिख लेना तो आप बड़े आसानी से समझ पाओगे। तो पहला प्रश्न आज मैं आपको जो समझा रही हूँ वो है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त वस्तुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, और ये वस्तुएं कहाँ कहाँ प्रदर्शित की गई हैं, यानी कहाँ कहाँ पर देखने के लिए रखी गई हैं, लोगों को दिखाने के लिए रखी गई हैं। पहले तो संख्या कितनी है उनकी, लगभग के करीब आती है, क्योंकि पूरी तो नहीं होती, कभी भी कहे ना उनकी गिनती करके बता देते हैं कि इतनी ही है, तो लगभग में आती है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं की संख्या लगभग 50,000 के करीब है। मतलब खुदाई में वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो लगभग 50,000 के करीब हैं। लेकिन मुख्य वस्तुएं जो हैं कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन के संग्रहालयों में रखी गई हैं। यहाँ की मुख्य वस्तुएं कहाँ कहाँ रखी गई हैं? कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन के संग्रहालयों में। यहाँ के अजायब घर में प्रदर्शित जो वस्तुएं हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है और सबसे श्रेष्ठ सभ्यता है। मतलब उन चीज़ों को देखने से हमें ये पता चलता है कि यह अपने समय की श्रेष्ठ सभ्यता है। तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं जो हम देख रहे हैं? काला पड़ गया गेहूँ, गेहूँ जो अब इतने सालों से तो सड़ चुका है, वो काला हो चुका है, वो रखा गया वहाँ। तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य यंत्र, चाक, मिट्टी से बनाते थे जो बर्तन, यानी वो वाले चाक, और मिट्टी के बर्तनों पर बने हुए चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थर, जो पत्थरों को मोती बना करके उससे बनाए गए हार आदि ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी वहाँ संग्रहालयों में रखी हुई हैं और लोग उन्हें देखते हैं, देखने जाते हैं तो देख करके खुश होते हैं। तो पहले तो पर्याप्त संख्या कितनी थी? लगभग 50,000 के करीब है। और ये कहाँ कहाँ के संग्रहालयों में रखी गई हैं? कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन के संग्रहालयों में रखी गई हैं। और फिर जो चीज़ों के नाम हैं वो क्या क्या हैं? मतलब काला पड़ा हुआ गेहूँ, कांसे तांबे के बर्तन, वाद्य यंत्र, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चौक, मिट्टी के बने हुए बर्तन, बर्तनों पर की गई कारीगरी यानी चित्र बनाए गए हैं, चौपड़ की गोटियाँ, माप तोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी के कंगन, पत्थर के मोतियों से बनाई गई मालाएं आदि चीज़ें हैं जो आज भी वहाँ दिखाई देती हैं। फिर आ जाता है अगला प्रश्न इसका, अजायब घर में रखी वस्तुओं में से उन वस्तुओं के नाम बताओ जो यहाँ के निवासियों को शांति प्रिय सिद्ध करती हैं। यानी जो चीज़ें रखी गई हैं उनमें से उन चीज़ों के नाम बताओ जिससे ये पता चलता हो कि ये सभ्यता जो है शांति प्रिय सभ्यता थी, यानी वहाँ के लोग जो थे वो शांति प्रिय थे। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त वस्तुओं की प्रदर्शनी में औजार तो दिखाए गए हैं लेकिन किसी प्रकार के हथियार नहीं दिखाए गए हैं। इससे क्या पता चलता है कि वहाँ के जो निवासी थे वो बहुत ही शांति प्रिय थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक फैली सिंधु सभ्यता में इस तरह के कोई हथियार नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र की रक्षा के लिए जो आवश्यक हों, ऐसे कोई हथियार नहीं मिले, मतलब जो राजतंत्र की रक्षा करने के लिए जरूरी होते हैं।
और जो कोई हथियार ही नहीं मिले, इसका मतलब वो शांति प्रिय लोग थे। उन्हें ये नहीं था कि हमें अपनी रक्षा करनी है तो अपनी रक्षा के लिए उन्हें कुछ हथियारों को रखना पड़े अपने पास, ऐसा नहीं था। वहाँ अनुशासन था, लोग अनुशासन में रहते थे, लेकिन किसी ताकत के बल पर नहीं, बल्कि वो स्वयं ही अनुशासन में रहते थे। मतलब किसी की ज़रूरत नहीं होती थी उन्हें अनुशासन में रखने के लिए, किसी सेना की ज़रूरत हो या किसी और लोगों की ज़रूरत तब वो शासित रहेंगे, ऐसा नहीं था। फिर आ जाता है सिंधु सभ्यता में भव्यता का अभाव मिला है। भव्यता होता है सुंदरता। इसमें इससे उस सभ्यता की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वो राजतंत्र या धर्मतंत्र का प्रदर्शन करने वाले, राजतंत्र और धर्मतंत्र को दिखाने वाले महलों, उपासना स्थलों यानी कि पूजा के जो स्थल होते हैं, जो हम कहते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने होते हैं, मूर्तियों और पिरामिड, इनसे रहित है। मतलब ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं दिखाई गई हैं। बड़े बड़े महल बने हुए नहीं हैं, कोई मंदिर गुरुद्वारे नहीं बने हुए, या कोई मूर्तियाँ नहीं मिली, या कोई पिरामिड भी नहीं मिले। इसी तरह वहाँ भव्य राजप्रसादों, मंदिरों, राजमहलों, समाधियों, किसी का भी निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ तक कि वहाँ के राजा के सिर पर जो मुकुट मिला है वो भी बहुत छोटा सा है, कोई बड़ा सा मुकुट नहीं है, जिससे ये पता चले कि राजा जो है वो बड़ा व्यक्ति था और लोग उसकी पूजा करते थे। नावें मिली हैं वो भी बहुत छोटी छोटी मिली हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि एक लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति, यानी छोटी सी संस्कृति है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये संस्कृति फिर भी अपने आप में श्रेष्ठ है, यानी बड़ी महान है। फिर आता है प्रश्न, मोहनजोदड़ो एक बड़ा शहर तथा सबसे समृद्ध माना जाता है। मोहनजोदड़ो शहर जो है सबसे बड़ा है तथा सबसे समृद्ध है, हर तरह की समृद्धि वहाँ थी, ऐसा माना जाता है। तो ये कहते हैं कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब कैसे? मोहनजोदड़ो विशालता की दृष्टि से, यानी कैसे कहते हैं ना, वो बहुत बड़ा था, लगभग 200 हेक्टेयर में बसा था। कितनी जगह पे? लगभग 200 हेक्टेयर में बसा हुआ था मोहनजोदड़ो जो शहर था, यानी बहुत विशाल था। वहाँ पर लंबी और चौड़ी सड़कें थी। इस सड़कों की चौड़ाई लगभग 33 फुट थी। जो सड़कें थी वो 33 फुट बनी हुई थी, चौड़ी थी, जिसके किनारे दोनों तरफ विशाल भवन बने हुए थे। उसमें समांतर पक्की ईंटों से नालियाँ बनी हुई थी। सड़कों के दोनों तरफ जो नालियाँ बनी हुई थी, नालियाँ जो है वो ढकी हुई थी। गढ़ के एक और एक स्तूप बना हुआ था। गढ़ होता है किला, यानी किले के एक तरफ एक स्तूप बना हुआ था और दूसरी ओर उच्च वर्ग के मकान और नीचे जो है घर बने हुए थे। इस प्रकार से वह एक बहुत बड़ा शहर था जो हर तरह की सुविधाओं से संपन्न था। वहाँ हर तरह की सुविधाएं प्राप्त थी। यहाँ व्यापार के पास साथ साथ में उन्नत कृषि भी होती थी, यानी लोग खेती भी करते थे। इस प्रकार यह शहर बहुत बड़ा था और साथ में समृद्ध भी था। इन सब बातों से पता चल जाता है कि वो शहर कितना बड़ा था और कैसे समृद्ध था। फिर है अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का ज़्यादा महत्व था, इस कथन को सिद्ध कीजिए। मतलब कला का बड़ा महत्व था और उसमें जो उनकी रुचि भाव थे। सिंधु घाटी की खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनसे वहाँ के निवासियों की कला प्रियता का प्रमाण मिलता है। उन्हें पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही कला प्रेमी थे। और वास्तुकला तो उनके नगर नियोजन से पता चल जाता है। मतलब उनके नगरों का जो निर्माण किया गया था उन्हें देख करके ये पता चलता है कि वो वास्तुकला में भी वास्तुकला का भी तो बहुत महत्व था, क्योंकि वहाँ धातु और पत्थर की मूर्तियाँ भी थी जो सुरुचिपूर्ण बनाई गई थी। धातु और जो पत्थर की, इसी मिट्टी के बर्तनों पर मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ भी थी। सुंदर सुंदर मोहरें भी बनाई गई थी। उन पर बड़ी ही बारीकी से कारीगरी की गई थी। केश विन्यास, आभूषण और सुघड़ अक्षरों वाली जो लिपि थी वो भी ये सिद्ध करने के लिए बहुत है कि वहाँ के जो लोग थे वो सुरुचि का बहुत
सुरुचि को बहुत महत्व देते थे, यानी हर काम में बड़ा मन लगा करके काम करते थे, रुचि से काम करते थे। ये नहीं कि जल्दी जल्दी कर दिया काम और जैसे टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी होता गया वो कर लिया, ऐसा नहीं। बड़े मन से अच्छी तरह से काम करते थे। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पता किस समय लगाया गया था और इसको नगर सभ्यता क्यों कहा गया है? तो किस समय पता लगाया गया था? सबसे पहले जो इसकी खोज की गई थी वो 1922 में, लेकिन भारतीय पुरातत्ववेत्ता श्री राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में इसकी खोज की थी। उन्होंने एक बौद्ध स्तूप की खोज में यहाँ पर खुदाई का कार्य शुरू करवाया था, लेकिन यहाँ एक पूरा नगर ही निकल आया। जब खुदाई की गई तो वहाँ पर पूरा का पूरा नगर ही निकल आया। और उस बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का काम बड़े जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया। बाद में वहाँ पर जो भी चीज़ें मिली थी उन चीज़ों को यानी बाहर निकाला गया और फिर उन्हें दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए और एक समृद्ध सभ्यता बनाने के लिए, उसे जो है बताने के लिए, यानी सभ्यता बताने के लिए उसे जो प्रदर्शनी के लिए कई जगह पर रखा गया है। तो अब जो है मतलब वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जिनसे ये भी पता चलता है लोग जो है खेती करते थे और वहाँ पर क्योंकि सूत काट करके फिर सूत को रंगा भी जाता था, उस पर रंग करके उसका कपड़ा बनाया जाता था, कपड़ा का निर्यात किया जाता, दूसरी जगह पे भेजा जाता था। वहाँ पर दरियाँ, सूत की दरियाँ भी बनाई जाती थी। तो ये सब चीज़ें जो है हमें पता चलती हैं। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगर कौन से हैं? कौन से हैं दो महानगर? एक है मोहनजोदड़ो और दूसरा है हड़प्पा। और आज ये दोनों नगर कहाँ पर स्थित हैं? आज ये दोनों नगर पाकिस्तान में स्थित हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और हड़प्पा पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में स्थित है। इनमें हड़प्पा के खंडहर तो अब अवशेष मात्र रह गए हैं, बहुत यानी कम रह गए हैं। पाकिस्तान में रेल बिछाने का कार्य चला तो इस खंडहर को अस्त व्यस्त कर दिया गया। अब रेल मतलब लाइन बिछा रहे थे ना, तब ये जो है इस खंडहर को अस्त व्यस्त कर दिया गया। अब केवल मोहनजोदड़ो के खंडहर ही देखे जा सकते हैं जो कि सिंधु घाटी की समृद्ध नगर सभ्यता का प्रमाण है। मतलब जो है सिर्फ मोहनजोदड़ो जो थे उसके खंडहर ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा के खंडहर अब नहीं देखे जा सकते क्योंकि वहाँ रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो रहा है, तो उसमें वो जो है पूरे ध्वस्त कर दिए गए, उनको हटा दिया गया। वो खंडहर रख के क्या करेंगे? यदि उसी जगह पे हमें कुछ काम करना है, कोई सड़क बनानी है, कोई भवन निर्माण करना है या कोई रेल गाड़ियाँ चलने के लिए बिछा रहे हैं पटरियाँ, तो फिर वो तो उससे तो हटाएंगे ना वहाँ से। तो इसलिए तो बच्चों ये कुछ प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा और भी बहुत से प्रश्न हैं जो आपकी जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।